हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर चैनल। तो चलिए, अपन ने नई सीरीज शुरू की है। सितंबर का करंट अफेयर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है। यदि आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो आई बटन के माध्यम से या हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड न्यूज की ओर बढ़ते हैं, सेकंड करंट अफेयर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? तो अभी क्या हुआ है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसने बोला है कि हम पेनल्टीज लगा देंगे यदि टाइम पे क्या होगा, जो हाउस बनाए जा रहे हैं उनका कंप्लीशन नहीं होगा। तो क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको स्पॉन्सर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। तो अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे यदि कोई टारगेट लिया है और वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, तो उस पर क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी का कुछ अमाउंट है। तो अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला आपसे फिल्म से पूछ लेगा कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। दूसरा पॉइंट उठता है कि ये योजना में बेसिकली क्या है, ये स्कीम किस बारे में है। तो आपको मालूम है, एक योजना चल रही थी इंदिरा आवास योजना, उसकी जगह क्या लेके आए? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लेके आए। उसी योजना को इस योजना ने रिप्लेस किया है। इसका एम क्या है? तो पक्का हाउस प्रोवाइड करना है। पक्का हाउस मतलब जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास कच्चा घर है, तो उसको अच्छे से डेवलप करके, जिनके पास घर नहीं उनको घर प्रोवाइड करना है पक्का, और जिनका कच्चा है उनको पक्का हाउस बदल के देना है। कब तक? बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। अब यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है कि अब किसको देना है, कैसे सेलेक्ट होगा। जैसे अब आप मान लीजिए पक्का हाउस मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किसको देना है? तो इसके लिए अपन ने जो किया है, हाँ मतलब कौन एलिजिबल है, इसके लिए अपन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि किसको देना और किसको नहीं देना। ये 2011 का सेंसस है ना। और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सब्जेक्ट टू 13 पॉइंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, फॉलोड बाय ग्राम सभा वेरिफिकेशन। मतलब इसके बाद एलिजिबिलिटी तय होगी और उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। तो आप देखिए, जैसे घर फॉर एग्जांपल किसी को घर बना के देना है, तो वो घर बनाने की कॉस्ट कौन शेयर करेगा? तो क्या होता है, जब भी कोई योजना निकलती है तो उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है और उसका रेशियो तय किया जाता है। तो इस योजना में जो नॉर्मल एरियाज है वहां 60-40 का रेशियो है इन प्लेन एरियाज, है ना। और 90-10 का कहाँ पे है? फॉर नॉर्दर्न एंड हिली स्टेट। तो क्या होता है, जैसे अपना पूर्वोत्तर क्षेत्र है या हिमाचल उत्तराखंड है, हिली स्टेट है, यहाँ की कंडीशन क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड है। तो यहाँ पे क्या उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, इसलिए सरकार यहाँ पे 90, यदि 100 रुपए का मकान बनता है तो 90 रुपीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 10 रुपीज वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देगी। कहाँ पे? जो नॉर्दर्न ईस्टर्न और हिली स्टेट में। लेकिन जो नॉर्मल एरिया है फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश राजस्थान, यहाँ पे 60 रुपीज कौन देगा? सेंटर देगा। और 40 रुपीज कौन देगी? स्टेट देगी। और इसका टारगेट क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना का? 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ घरों को बनाना है विद ऑल बेसिक एम्यूनिटी बाय 2024। और इसमें अभी करीब 2 करोड़, अगस्त का डेटा है, 2 करोड़ घर बन चुके हैं। तो इस तरीके से अपनी न्यूज यहाँ कंप्लीट होती है। और आगे तो चले पहले करंट अफेयर पर डिस्कस करते हैं, जो कि है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज लॉजिस्टिक्स। तो देखिए, फॉर एग्जांपल यदि कोई कंपनी है ए, और ये कंपनी क्या करती है? रॉ मटेरियल मंगाती है, उसके माध्यम से कोई प्रोडक्ट का क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। फिर उस प्रोडक्ट को क्या होता है? होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, या ये जो रॉ मटेरियल आया इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्टोरेज होगा, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और जरूर रीड कीजिएगा, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब इस पॉलिसी को लाने के पीछे क्या एम है, तो अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्या है, जो इंडिया है, इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है, करीब 14 से 15% के आसपास है। और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उसको 8% के आसपास लाएं, क्योंकि जो बहुत सारे डेवलप्ड नेशन है, जैसे यूएसए है, यूरोप है, सिंगापुर है और अपना साउथ कोरिया है, इनकी कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी बहुत कम है, लगभग 8% के आसपास है। तो अपना भी एम है कि अपन इसको कम करें। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके प्रोडक्ट हैं जो अपने इंडिया में बनते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में बनते हैं, उनका क्या होगा, जो फॉरेन फॉरेन गुड्स है उनके साथ कंपटीशन अच्छा होगा, अपना जो प्रोडक्ट है वो कम दाम पे बिकेगा। और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने यहाँ बहुत सारा डॉलर आएगा, जो कि आपको मालूम है कि बहुत सारी फॉरेन करेंसी आएगी। इससे क्या होगा, तो अपने यहाँ कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं क्या होगा, अपने देश का क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ एम दिया, आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमलेस मूवमेंट करना है अपन को गुड्स का, उसमें कोई डिले नहीं करना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल यदि किसी
रिटेलर ने या होलसेलर ने मंगाया प्रोडक्ट ए, है ना, मंगाया था आज और वो पहुंच रहा है 2 दिन बाद, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट पे क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है। और अपन को बॉटल नेक खत्म करना है जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर में है। फिर अपन को कोई लास्ट माइल डिलीवरी करनी है, जो कि मैंने आपको बताया। और जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा कि अपने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं जो सामान पहुंचने में, गुड्स पहुंचने में बहुत लेट हो जाता है ना। अपना एयर का भी अभी इतना सिस्टमेटिक नहीं है, और अपन बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि अपन इनलैंड वाटर वे के माध्यम से क्या करें, सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्टेशन की कोशिश करें। तो ये सारे की चैलेंजेस को हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये पॉलिसी लाई गई है। और इसको कैसे हटाया जाएगा, तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब कोई गुड्स किसी कंपनी का निकलता है या कंज्यूमर रिटेलर का कहीं से कहीं पहुंचता है, तो उसके लिए बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, परमिशंस लेने पड़ते हैं, है ना। उसमें फिर जो भी चैलेंजेस है उनको हटाना पड़ता है, जो भी डिले रिलेटेड चैलेंजेस है। तो इसके लिए भारत सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है, डिजिटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना रही है ना। जो भी यदि आपको समस्या आ रही है तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं क्या कर रही है, कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। तो आइए उस पर अपन चर्चा करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पॉलिसी हाइलाइट्स हिंदी में। ये अब पॉलिसी हाइलाइट्स के कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ रीड कर सकते हैं कि अपना टारगेट क्या है। सिंपल पॉलिसी है, लेकिन अपना क्या है, ट्रांसफर टू हेल्प बेंचमार्क परफॉर्मेंस। अपन को जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो 8% के आसपास अपन को अचीव करने की कोशिश करनी है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद अपनी जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग है ना, उसमें अपन को टॉप 10 में आने की कोशिश करनी है, टॉप 25 में आना है। अभी भारत का रैंक जो है वो 44 के आसपास है। अब भारत को अपना रैंक सुधारना है, इसलिए भारत इस पॉलिसी पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। और कहीं ना कहीं अपन को डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लाना है। डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मतलब, डेटा के आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कि कहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड है, या कौन सा कंज्यूमर कहां है, या कौन सा रिटेलर कहां है। तो इसके माध्यम से अपन प्रोडक्ट को उस जगह तक पहुंचाएंगे। आप यहां हिंदी में भी देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं की बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इस जो अपनी पॉलिसी है, इसके 4 की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। आपको मालूम होगा कि आज जो है तकनीक का टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो कहीं ना कहीं अपन को क्या करना है कि सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर देना है। जो भी अपन को पहले पेपर्स के माध्यम से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो एक क्लिक के माध्यम से कहीं ना कंप्यूटर के माध्यम से मिल जाए। तो इससे क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री है और जो भी प्रोडक्शन करने वाले, उनको आसानी से क्या होगा, इसकी परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद इसीलिए सरकार ने क्या किया है, डिजिटलाइजेशन करने के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म बना दिया। तो ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या बोलते हैं, सारे लोगों को जोड़ दिया गया है, ताकि एक जितनी भी जो परमिशंस होती हैं, जितने भी चैलेंजेस थे, उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। फिर ईज ऑफ लॉजिस्टिक का मतलब होता है, यदि आपको कोई भी समस्या आ रही तो आप यहां से जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या सरकार से बात करके उस समस्या का निदान कर सकते हैं। और लास्ट में सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप। तो इसके माध्यम से अपन क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, और जो भी समस्या आ रही है, जो भी कंप्लेंट्स है, उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रिसर्च की जाएगी और उसका इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ताकि अपन लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। तो इस तरीके से अपनी न्यूज़ कंप्लीट होती है। तो इससे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपन को कि व्हाट इज लॉजिस्टिक्स, एंड डिस्कस द की डिटेल ऑफ पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। तो इसका आंसर आपको जरूर देना, और आपके लिए प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। अदर इनिशिएटिव देख लीजिए जो लॉजिस्टिक से रिलेटेड है। आप यहाँ देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से लॉजिस्टिक को समझ सकते हैं। देखिए, वेयर हाउस है, यहाँ स्टोरेज की जाती है, शिपिंग है, इसके माध्यम से भी सामान क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे रेल है कहीं ना कहीं, और अपने सड़क के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रक। तो इन सब में जो भी समस्या आती है, उसका निदान करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है। और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारत में एम्प्लॉयमेंट, भारत की जीडीपी और भारत में सब चीज़ों को पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है। अदर इनिशिएटिव में आप गति शक्ति स्कीम देख सकते हैं, सागरमाला, भारतमाला, ये सब लॉजिस्टिक से रिलेटेड स्कीम है। चलिए हिंदी में भी देख सकते हैं करंट अफेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।